Hello students, this is Sonam Srivastava from Commerce Department. Today I am here to take a lecture of labor welfare laws, which is a subject of BCom 5th semester. ठीक है बेटा, इसको हम लोग श्रम कानून भी कहते हैं हिंदी में। इसमें हमने ऑलरेडी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट का स्कोप, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी और बेनिफिट स्टडी कर लिया है फर्स्ट लेक्चर में। आज हमारा सेकेंड लेक्चर है इस सब्जेक्ट का, जिसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस इस एक्ट से रिलेटेड देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए लेट्स मूव टुवर्ड्स द डेफिनेशंस। So let's see. Employees State Insurance Act contains several important definitions that explain the meaning of important provisions. We must understand all of these provisions in detail to comprehend the act. The following terms are of such important definitions. ठीक है, सो अगर हमको इस एक्ट की प्रोविजंस या सेक्शंस समझने हैं तो हमको ये डेफिनेशंस ज़रूर से जानना या समझना पड़ेगा। कौन सी डेफिनेशन है ये हमारी, चलिए देखते हैं। द फर्स्ट वन इज एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। द डेफिनेशन ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट्स डिवाइड्स पावर्स बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स इफेक्टिवली। The central government is appropriate in cases of establishments that the central government controls. Appropriate government का क्या definition है बेटा? जहाँ ये कहता है कि हमारे जो पावर्स हैं वो सेंट्रल यानी कि केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच में डिवाइडेड है, यानी कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिवाइडेड है। ठीक है, आगे क्या कहते हैं? द सेंट्रल गवर्नमेंट is the appropriate government in cases of establishment that central government controls. जहाँ पे ऐसे डिपार्टमेंट्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट के यानी कि केंद्र सरकार के अंडर आते हैं, वहाँ पर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, और जहाँ पर राज्य सरकार या स्टेट गवर्नमेंट आपकी गवर्नमेंट है, उस एस्टैब्लिशमेंट को गवर्न करती है, उस केस में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट आपकी स्टेट गवर्नमेंट है। ओके, आगे देखिए। इट इज़ द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फॉर रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, मेजर पोर्ट्स, माइंस एंड ऑयल फील्ड्स एज वेल। बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी जैसे रेलवेज ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, पोर्ट्स पे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, माइंस या ऑयल फील्ड्स, ये सारे डिपार्टमेंट्स, ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार के आगे अंदर आते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। इन ऑल अदर केसेस द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इज़ द रेलिवेंट स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, बाकी सारे केसेस में आपकी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट राज्य सरकार है। जिस भी राज्य में वो इस्टेब्लिशमेंट या फैक्ट्री है, उस राज्य की, उस स्टेट की गवर्नमेंट की बात ये कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए। कंट्रीब्यूशन। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर्स अंडर दिस एक्ट हैव टू पे अ सम ऑफ मनी to the Employees State Insurance Act Corporation according to relevant provisions. This money is basically later payable to employees by the ESI Corporation for their benefits. Every employer to whom the act applies has to make this contribution. ठीक है, क्या कह रहे हैं कि जो भी आपका प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है वो एक कंट्रीब्यूशन करेगा इस एक्ट के अंदर अपने हर एम्प्लॉय के लिए, और वही बेनिफिट्स कलेक्टिवली बाद में उस एम्प्लॉय को पे कर दिए जाते हैं। ठीक है, एवरी एम्प्लॉयर टू हुम द एक्ट अप्लाइज हैज़ टू मेक दिस कंट्रीब्यूशन। जिस भी एम्प्लॉयर पर या जिस भी फैक्ट्री पे या जिस भी इस्टेब्लिशमेंट पे ये एक्ट एप्लीकेबल है, उसके प्रिंसिपल एम्प्लॉयर या एम्प्लॉयर को ये कंट्रीब्यूशन करना कंपलसरी है। ओके, आगे देखते हैं।
Corporation. This important definition describes the employee's state corporation that this act has set up. This corporation has several important powers and duties. तो यहाँ पर जो आपकी कॉरपोरेशन की बात कर रहे हैं, तो एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट में एक कॉरपोरेशन, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे उसके बारे में, इस्टेब्लिश किया जाता है। एक तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होती है, इसकी पावर्स होते हैं, ड्यूटीज़ होती हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग बेटा नेक्स्ट टॉपिक में या मे बी नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो कॉरपोरेशन वर्ड है वो इसी कॉरपोरेशन की बात करेंगे। नेक्स्ट देखिए, डिपेंडेंट। In case a worker under the act dies during employment, the ESI corporation pays some money to his dependents. In order to understand who must receive this money, we must know who these dependents are. ठीक है, अगर किसी एम्प्लॉई की डेथ हो जाती है एम्प्लॉयमेंट के ड्यूरिंग, तो कॉरपोरेशन कुछ मनी उसके डिपेंडेंट्स को पे करता है। कौन होते हैं ये डिपेंडेंट्स जिनको ये पेमेंट किया जाता है, ये देखते हैं हम। अकॉर्डिंग टू द एक्ट, डिपेंडेंट्स आर सर्टेन रिलेटिव्स ऑफ द डिसीज्ड वर्कर। जिस भी एम्प्लॉय की डेथ होती है, ये डिपेंडेंट्स उस एम्प्लॉय के कुछ रिलेटिव्स होते हैं। कौन से रिलेटिव्स की बात कर रहे हैं ये? दीज इंक्लूड्स हिज विडो, a son below 25 years of age, an unmarried daughter and his widowed mother. कौन कौन है? उसकी विडो, उसका सन जिसकी एज 25 ईयर्स से कम होनी चाहिए, अनमैरिड डॉटर एंड विडोड मदर। ठीक है, ये सारे आपके डिपेंडेंट्स हैं जो बेसिक डेफिनेशंस हैं, जो बेसिक डेफिनेशन के अंडर आते हैं। आगे देखिए, A son, daughter above 25 years can also be a dependent if she is wholly dependent on the worker. Son या daughter above 25 years के भी डिपेंडेंट की डेफिनेशन में आ सकते हैं अगर वो wholly उस वर्कर के ऊपर डिपेंडेंट थे, यानी कि फाइनेंशियली वो लोग उसके ऊपर डिपेंडेंट थे, तो इस डेफिनेशन में डिपेंडेंट के अंडर वो आ जाएंगे। आगे देखते हैं, इन सर्टन केसेस डिपेंडेंट्स कैन ऑल्सो बी अ माइनर इलेजिटिमेट चाइल्ड, माइनर सिबलिंग, अ पेरेंट अदर दैन विडोड मदर एक्सेट्रा। कुछ केसेस में डिपेंडेंट एक माइनर इलेजिटिमेट चाइल्ड भी हो सकती है या हो सकता है माइनर सिबलिंग मतलब आपका कोई ब्रदर, यंगर ब्रदर या सिस्टर जो माइनर है, अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज है। अ पेरेंट अदर दैन विडोड मदर, एक पेरेंट जो विडो मदर के अलावा हो, यानी कि आपके फादर की बात की जा रही है यहाँ पर, एक्सेट्रा। ठीक है, इन सर्टन केसेस ये डिपेंडेंट की डेफिनेशंस में ये लोग भी इंक्लूड किए जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं, एम्प्लॉयमेंट इंजरी। An employee can receive financial support under this act for specific injuries that occur in employment only. ठीक है, इस एक्ट में कुछ स्पेसिफिक इंजरीज़ के ही केसेस में आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा और वो इंजरी ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट ही होनी चाहिए। ठीक है, Hence the act refers to them as employment injuries. ऐसी इंजरीज को इस एक्ट में एम्प्लॉयमेंट इंजरीज कहा जाता है। These injuries must be a result of an accident or occupational disease arising in the course of employment. It is immaterial whether the worker contract these occupational diseases within India or outside. ठीक है, जो इंजरीज़ की बात यहाँ पे की जा रही है वो रिज़ल्ट हो सकता है किसी एक्सीडेंट का या ऑक्यूपेशनल डिजीज़ का। ठीक है, ऑक्यूपेशनल डिजीज़ क्या हुआ बेटा? ऐसी डिजीज़ जो आपने ड्यूरिंग अपने ऑक्यूपेशन या अपने जॉब के उसमें एक्वायर किए है। सपोज़
कुछ केमिकल फैक्ट्रीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पर आप वर्क करेंगे तो आप जो वर्कर्स होते हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं बहुत से केमिकल्स के लिए, या वो कुछ इनहेल करते हैं गैसेस जो रेगुलरली वहाँ से निकलती हैं उस फैक्ट्री से, ठीक है। तो ऐसे केसेस में उनको डिजीज़ेस हो सकती हैं। तो ऐसी डिजीज़ेस जो ड्यू टू दैट हुई हैं, मतलब उस गैस को इनहेल करने की वजह से या उस पर्टिकुलर फैक्ट्री में केमिकल्स के साथ काम करने की वजह से हुई है, तो ऐसी डिजीज़ को हम ऑक्यूपेशनल डिजीज़ेस कहते हैं, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि ये ऑक्यूपेशनल डिजीज़ वर्कर ने इंडिया में जो है एक्वायर की है, इंडिया के बाहर भी वो एक्वायर कर सकता है, तो भी उसको ये बेनिफिट दिए जाएंगे, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं। एम्प्लॉई, this is a very important definition because only employees under the act can claim compensation thereunder, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है क्योंकि जो भी इस एम्प्लॉय की डेफिनेशन में आएगा उसी को हम इस एक्ट में बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे, अदरवाइज इस एक्ट के बेनिफिट्स उस पर्टिकुलर पर्सन को नहीं मिलेंगे। एन एम्प्लॉय इज बेसिकली अ पर्सन who is employed for wages in relevant factories or establishment। एक एम्प्लॉय वो आदमी होता है या वो पर्सन होता है जिसको एम्प्लॉयमेंट की वजह से वेजेस मिल रही है उस एक पर्टिकुलर फैक्ट्री या इस्टेब्लिशमेंट में काम करने की वजह से, ठीक है। फर्दरमोर देयर आर सम एडिशनल रिक्वायरमेंट्स डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द एम्प्लॉयज सर्विसेज, ठीक है। कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एन एम्प्लॉय में डायरेक्टली वर्क परमानेंटली फॉर द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर और मे वर्क टेम्पररली और ऑन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि पर्सन परमानेंटली या टेम्परली काम करे, हो सकता हो जो जिस एम्प्लॉय की आप बात कर रहे हैं वो डायरेक्ट या परमानेंट एम्प्लॉयमेंट पे हो या वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे टेम्प्रेरी बेसिस पर भी हो सकता है। ये हम आगे डिसाइड करेंगे या कॉरपोरेशन के और रूल्स होंगे उसको वो डिसाइड करते हैं कि क्या वो एम्प्लॉई इस एक्ट के बेनिफिट्स को अवेल कर सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा। एक चीज़ और, इस डेफिनेशन में एम्प्लॉय की आप ये भी समझ लीजिए कि बहुत सारी फैक्ट्रीज़ आपकी होती हैं जो सीजनल बेसिस पे होती हैं, जैसे आपकी शुगर फैक्ट्री, तो वहाँ पर कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जो परमानेंट काम करते हैं, कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं कि पर्टिकुलर सीज़न में, जब शुगर फैक्ट्री में सीज़न का शुरुआत होता है, आपका शुगर केन हार्वेस्ट होता है, तब जब वो सीज़न शुरू होता है तब उन वर्कर्स को बुलाया जाता है कि आपको काम करना है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में वो वर्कर्स कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आते हैं, ठीक है, या टेम्प्रेरी बेसिस पर होते हैं, तो उनको भी बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन कुछ डिफरेंट हो सकते हैं इस एक्ट में। अगर वो एम्प्लॉय की डेफिनेशन को क्वालिफाई करेंगे तो उनको मिलेंगे, अगर वो एम्प्लॉय की डेफिनेशन को क्वालिफाई नहीं करेंगे तो वो नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। इससे रिलेटेड प्रोविजंस या इससे रिलेटेड क्या लॉज हैं वो हम आगे इस एक्ट में पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। चलिए देखिए, नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी क्या है। एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉय, देर आर सर्टन एम्प्लॉयज हु आर नॉट लाइबल टू पे contribution to ESI under this act. These employees are called exempted employees। कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जो कंट्रीब्यूशन नहीं पे करते हैं इस एक्ट में या कॉरपोरेशन को, तो ऐसे एम्प्लॉयज़ को हम एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉयज़ कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, फैमिली। द डेफिनेशन ऑफ फैमिली इज़ वेरी सिमिलर टू द डेफिनेशन ऑफ डिपेंडेंट्स। It includes a worker's spouse, minor child, unmarried daughter, dependent parents, minor siblings, etc. ठीक है, जो फैमिली की डेफिनेशन है वो काफ़ी कुछ आपकी डिपेंडेंट की डेफिनेशन से मिलती जुलती है। फैमिली के डेफिनेशन में कौन कौन आता है, जो वर्कर है उसका स्पाउस या पार्टनर, उसका माइनर चाइल्ड अंडर एज ऑफ 18,
मतलब 18 ईयर से कम है तो वो माइनर की डेफिनेशन में आते हैं। अनमैरिड डॉटर, डिपेंडेंट पेरेंट्स, माइनर सिबलिंग्स, अगेन माइनर सिबलिंग्स आपके जो भी ब्रदर सिस्टर हैं उनको, उनकी बात की जा रही है, एक्सेट्रा। हो सकता है कुछ और लोगों को भी फैमिली की डेफिनेशन में इंक्लूड कर दिया जाए इन सर्टेन केस। ठीक है, आगे देखते हैं। फैक्ट्री, a factory means any premises or its precincts wherein 10 or more employees work or have been working. These workers should be in employment for preceding 12 months. ठीक है, तो फैक्ट्री किसको कहते हैं? प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस मतलब बाउंड्री की बात यह कह रहे हैं। ठीक है, ऐसा एरिया या ऐसी बाउंड्री या ऐसा स्पेस जहाँ पर 10 और मोर एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं या वर्क हैव बीन वर्किंग। ठीक है, 10 या 10 से ज़्यादा लोग अगर वहाँ काम कर रहे हैं उस एरिया में, उस स्पेस में, उस प्रीमाइस में, ठीक है, तो उसको हम फैक्ट्री की डेफिनेशन में काउंट करते हैं। दीज वर्कर्स शुड बी इन एम्प्लॉयमेंट फॉर प्रीसीडिंग 12 मंथ्स। ये जो वर्कर्स जिनकी बात यहाँ पे करा है इन्होंने, वो पिछले 12 मंथ से वहाँ पे काम कर रहे हैं, वहाँ पर एम्प्लॉयड हैं, उसमें वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट में हैं। ठीक है, फर्दरमोर सम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मस्ट टेक प्लेस ऑन सच प्रीमाइसेस, माइंस और रेलवे रनिंग शेड्स हाउएवर कैन नॉट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ फैक्ट्रीज। ठीक है, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी वहाँ पर चल रहा हो तब भी उसको हम फैक्ट्री के डेफिनेशन में कहेंगे। तो बेटा हम फैक्ट्री के डेफिनेशन में क्या क्या चीज़ काउंट करते हैं? एक तो वो एक प्रॉपर प्रेमाइस होना चाहिए, एक बाउंड्री होनी चाहिए वहाँ पे जहाँ पर 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, और ये जो लोग की बात यहाँ पे की जा रही है वो जो है यहाँ पर एम्प्लॉयड है पिछले 12 मंथ से, प्रीसीडिंग 12 मंथ्स। ठीक है, और साथ में वहाँ पे कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी चल रहा होगा। ठीक है, तभी हम इसको फैक्ट्री की डेफिनेशन में लेते हैं। आगे इन्होंने बताया कि माइंस और रेलवे रनिंग शेड्स को हम जो है फैक्ट्री की डेफिनेशन में काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इंश्योर्ड पर्सन, an insured person under this act is basically an employee to whom contribution is payable. Furthermore, he can claim all other benefits under the act. ठीक है, इंश्योर्ड पर्सन कौन होता है? बेसिकली वो एम्प्लॉय होता है जिसको कंट्रीब्यूशन पेबल होता है, यानी कि जो भी कंट्रीब्यूशन हम लोग ने पढ़ा है उसकी बात ये कर रहे हैं। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि एक एम्प्लॉयर अपने पास से कुछ कंट्रीब्यूट करता है हर पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए। ठीक है, तो उसी कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, और फर्दरमोर ही कैन क्लेम ऑल अदर बेनिफिट्स अंडर द एक्ट। इसके अलावा जितने बेनिफिट्स इस एक्ट में हैं वो भी वो क्लेम कर सकता है। ठीक है, ये जो है इंश्योर्ड पर्सन है। आगे देखिए, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। A principal employer is generally the owner or occupier of the factory. प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हम लोग देख रहे हैं कई बार से बार ये वर्ड आ रहा है, तो कौन होता है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर बेटा? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो ओनर होता है या ऑक्यूपायर होता है फैक्ट्री का, और फैक्ट्री जिस पर ये एक्ट एप्लीकेबल है। ठीक है, इट कैन ऑल्सो इंक्लूड द ओनर्स, मैनेजिंग एजेंट और फैक्ट्री मैनेजर and legal representative of a deceased owner or occupier। ठीक है, यहाँ पर हम और किसको इंक्लूड कर सकते हैं प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के डेफिनेशन में? या तो मैनेजिंग एजेंट है, फैक्ट्री का जो मैनेजर है, या तो फिर जो आपका डिसीज्ड ओनर या ऑक्यूपायर है उसके कुछ लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। ठीक है, तो इन सारे लोगों को हम प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की डेफिनेशन में अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट काउंट करते हैं। ठीक है, इन द केस ऑफ डिपार्टमेंट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इज द डिपार्टमेंट्स हेड। अगर इस्टेब्लिशमेंट या फैक्ट्री
आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, ठीक है, या सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कौन होता है? उस डिपार्टमेंट का हेड, ठीक है। इन ऑल अदर एस्टैब्लिशमेंट द पर्सन इन चार्ज ऑफ सुपरविजन एंड कंट्रोल इज़ यूजुअली द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। और अदर जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं अपार्ट फ्रॉम जो हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आपको बताया, उसके अलावा तो जो पर्सन सुपरविजन और कंट्रोल के इंचार्ज में होता है, ठीक है, जो जिम्मेदार होता है सुपरविजन कंट्रोल इन सारी चीज़ों के लिए उस फैक्ट्री में, दैट पर्सन इज़ यूजुअली द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा, सिकनेस। Sickness basically means a condition for which an employee has to undergo medical treatment. He may even have to abstain from working during the duration of such sickness. ठीक है, सिकनेस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसकी वजह से जो आपका एम्प्लॉई है उसको कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट्स होती है, ठीक है। और इस सिकनेस की वजह से हो सकता है वो काम भी ना कर पाए जब तक वो सिक रहेगा, ठीक है। ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ सच सिकनेस अगर वो काम नहीं भी कर पा रहा है तो जो है वो भी इसी का पार्ट होता है, ठीक है। इस कंडीशन में अगर मान लीजिए कोई स्पेसिफिक कंडीशन है जिसकी वजह से एम्प्लॉय काम नहीं कर पा रहा है, तब उसको भी हम सिकनेस ही मानते हैं। आगे देखिए, seasonal factory. There are certain kinds of factories which work seasonally for some specific purposes only. These include manufacturing processes like cotton ginning, cotton jute pressing, manufacturing or coffee, etc. Furthermore, this includes a factory that works for not more than 7 months in a year in similar pursuits, ठीक है। सीजनल फैक्ट्री कौन सी फैक्ट्री होती हैं? जहाँ पर सीजनली पर्टिकुलर सीजन के अकॉर्डिंग काम होता है, और ये आपकी हो सकती हैं जैसे कॉटन फैक्ट्रीज़ या जूट फैक्ट्रीज़, ठीक है, या कॉफ़ी या टी, क्योंकि ये सब पर्टिकुलर सीज़न के टाइम ही ऑपरेट करती हैं, अदरवाइज़ नहीं ऑपरेट करती हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक ऐसी फैक्ट्री जो 7 मंथ्स के लिए वर्किंग थी पिछले एक ईयर में, ठीक है। एक साल में अगर किसी फैक्ट्री में 7 महीने अबव मेंशन एक्टिविटीज़ के लिए हो रहा है तो उसको सीजनल फैक्ट्री कहेंगे, ठीक है। ऐसी फैक्ट्री जो सीज़न के अकॉर्डिंग रन करती है और साथ में कम से कम साल में 7 महीने काम करती है, उसको हम सीजनल फैक्ट्री कहेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं बेटा, वेजेस। Wages include remuneration payable to an employee in cash under the terms of an express or implied contract of employment, ठीक है। wages मतलब remuneration जो कैश में एम्प्लॉय को मिलता है in terms of under the terms of express or implied contract of employment. It may also include all other payments payable to employees एज वेजेस अंडर अदर लॉज, ठीक है। इसमें और भी अमाउंट जो है आप ऐड ऑन कर सकते हैं। हाउएवर वेजेस डू नॉट इंक्लूड पेंशन, ट्रैवलिंग अलाउंसेस, ग्रेच्युटी एंड अदर सिमिलर सम्स, ठीक है। वेजेस में आपका पेंशन या ट्रैवलिंग अलाउंस या ग्रेच्युटी, इस तरह के जो बेनिफिट्स हैं या अमाउंट है या मनी अगर एम्प्लॉय को मिल रहा है तो उसको आप वेजेस में काउंट नहीं करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट डेफिनेशन बेटा देखते हैं, परमानेंट, पार्शियल, टोटल डिसेबलमेंट, ठीक है। The ESI Act contains a few categories of disablements for which employees can claim compensation, ठीक है। जो आपका ESI Act है वो कुछ डिफरेंट तरह के डिसेबलमेंट्स की बात करता है और जिसमें एम्प्लॉयज़ कुछ कॉम्पनसेशन भी क्लेम कर सकते हैं। दीज मे बी आइदर परमानेंट और टेम्प्ररी। आपका जो डिसेबलमेंट है वो या तो टेम्प्ररी हो सकता है या
परमानेंट हो सकता है, और परमानेंट डिसेबलमेंट में फर्दर भी आइदर पार्शियल और टोटल। परमानेंट डिसेबलमेंट भी आगे दो अलग डिविजन्स में आ सकता है, पार्शियल या टोटल। ठीक है। परमानेंट डिसेबल मीन्स डिसेबलमेंट ऑफ परमानेंट नेचर विच अफेक्ट्स द एम्प्लॉयज़ अर्निंग कैपेसिटी। ठीक है। परमानेंट डिसेबलमेंट जो बेटा आपका होता है वो परमानेंट नेचर का होता है, मतलब कि और साथ में उसकी वजह से जो एम्प्लॉय की अर्निंग कैपेसिटी थी वो ख़त्म या कम हो जाती है। ठीक है। सपोज़ कोई एम्प्लॉय था, वो एक पर्टिकुलर मशीन पे या एक पर्टिकुलर फैक्ट्री में काम करता था, उसको इंजरी हो गई है, इंजरी की वजह से उसको परमानेंट डिसेबलमेंट हो गया है, तो अब वो उस फैक्ट्री या मशीन पे काम नहीं कर सकता है, तो उसकी अर्निंग कैपेसिटी कहीं ना कहीं ख़त्म हुई या कम हो गई। ठीक है। अब उसको कुछ डिफरेंट जॉब पे जाना पड़ेगा, कोई और काम करना पड़ेगा, तभी वो अर्न कर सकता है, तभी वो कमा सकता है, नहीं तो वो अर्न नहीं कर सकता है, अपनी फैमिली के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दे सकता है। ठीक है। तो परमानेंट नेचर का होता है, परमानेंट मतलब जो है दोबारा वो ठीक नहीं होगा, फुल लाइफ अब वो डिसेबल्ड हो गया है। ठीक है। और उसकी अर्निंग कैपेसिटी हमेशा के लिए ख़त्म हो गई है। ओके। Part 2 of the second schedule deals with such injuries, whereas Part 1 describes permanent total injuries. ठीक है। अभी आप देखेंगे इस एक्ट में 2-3 स्केड्यूल्स बने हुए हैं, और जो सेकेंड स्केड्यूल है वहाँ पर आपकी इस तरह की डिसेबलमेंट वाली इंजरीज़ की बात की गई है, परमानेंट डिसेबलमेंट, और जो पार्ट 1 है वहाँ पर परमानेंट टोटल इंजरीज़ की बात की है। ठीक है। वो आपको इस एक्ट में आगे मिलेगा। ठीक है। वो एक तरह से लिस्ट है जो इंजरीज़ इसमें काउंट की जाएंगी कि परमानेंट डिसेबिलिटी है या पार्शियल डिसेबिलिटी है। ठीक है। या टेम्प्रेरी, पार्शियल या टेम्प्रेरी डिसेबिलिटी है। ठीक है। तो ये स्केड्यूल्स एक तरह की लिस्ट है। फाइन। तो बेटा आई होप कि आज के जो भी हमने डेफिनेशन स्टडी किए हैं वो आपको क्लियर होंगे। कोई प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क। ये हम लोग जूम क्लास में भी पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड वहाँ पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है। और स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड मैंने आपको कुछ 1 लाइनर्स क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो हम आपसे नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे, तो प्लीज़ इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा आप इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं। फाइन। तो आज का लेक्चर मैं फिनिश करती हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स।